अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 7 जुलाई को रहेगा। तो इस ताल्लुक़ से हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात थे 30 सवालात, उससे रिलेटेड जो तो सवालात के जवाबात हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ज़रिए देखने वाले हैं, जिसके ज़रिए आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर करें ताकि आने वाली जो है तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पार्ट थर्ड में जो है तो ईवीएस के सवालात पूछे जाते हैं और नीचे आपको नज़र आ रहा है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। 61 नंबर का सवाल है कि 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 144 ग्राम, सेकंड ऑप्शन 143 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 146 ग्राम और लास्ट ऑप्शन 142 ग्राम। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तो एक रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको सवाल पढ़ना है और सही जो विकल्प है उसको मुंतखब करना है और जवाब देना है। तो अभी कथन यहाँ पर बताया गया है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और उसका कारण है, रीज़न है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है और लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। जैसे कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और ये सही है, और आर जो है तो जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा 63 नंबर का जो सवाल है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और कथन भी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है और लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तो 3 रहेगा कि ए और बी ए गलत है परंतु बी सही है। तो ए जो ऑप्शन है गलत क्यों है, क्योंकि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये मनाली में नहीं बल्कि ये असम में बनाए जाते हैं और इसलिए ये गलत है। और दोनों जो है तो परंतु बी से है, क्योंकि मनाली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो बी सही रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तो 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि
64 नंबर का स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए, जोड़ियाँ लगाओ। उस तरीके से आपको जो है तो मतलब इसके ज़रिए जवाब आंसर करना है और आसान होता है ये, अगर हम थोड़ा यहाँ पर जो है तो गौर से सवाल को पढ़ ले तो। ए है जीरा, बी है केसर, सी है मिर्च, डी है लौंग। और इधर बी वाले कॉलम में 1 नंबर पर कील की तरह दिखती है। तो कील की तरह क्या दिखती है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका डी लौंग जो है तो कील की तरह दिखती है। अब आपको सवाल जो दिया गया है उसके जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपको अच्छे से जो है तो देखना होता है कि डी का लास्ट मतलब डी का पहला कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो 4 है उसके अंदर लास्ट वाला डी का पहला नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है तो दक्षिण अमेरिका के उत्पत्ति, तो दक्षिण अमेरिका की जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर जो है तो मिर्च है, क्योंकि मिर्च दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति है। तीसरा है पीले रंग का। अब पीले रंग का क्या होता है? तो दोस्तों केसर जो है तो पीले रंग का होता है। और लास्ट में छोटा परंतु खुशबूदार, तो जीरा जो होता है वो छोटा होता है और खुशबूदार होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो इसको आपको यहाँ पर जो है तो गौर से पढ़ना है सवाल को, आसान होती है इस तरीके से सवाल, और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस मतलब ब्रॉड सवालात, बड़े सवालात दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका जो 64 नंबर का सवाल है उसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन का आपका जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है तो आपका केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है ओडिशा और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटक। तो दोस्तों आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा जो है तो ये तटवर्ती मतलब राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए यहाँ पर कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, सही है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेंगी। सी है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। डी मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इसमें सही कथन है नंबर 1 ए और डी, नंबर 2 ए और बी, नंबर 3 बी और सी और नंबर 4 ए और सी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए, यानी कि पौधों के जो कार्य है उस पर विचार करना है, उसको सोचना समझना है और जवाब देना है। ए है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। दूसरा है बी है पौधों को शक्ति और सहारा देना। सी है पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतर करना। तने के मुख्य कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केवल बी और सी, यहाँ पर आपका जो है तो राइट आंसर रहेगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का सवाल है कांसा, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है, एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। मतलब मिक्सचर है ये 2 धातुओं का। तो ये जो 2 धातुएं कौन कौन सी है जिसके ज़रिए कांसा ब्रॉन्ज बनता है? फर्स्ट है ऑप्शन है जिंक और टिन, सेकंड ऑप्शन है एल्युमिनियम और जिंक, थर्ड ऑप्शन है टिन और कॉपर और लास्ट ऑप्शन है कॉपर और जिंक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3
टीन और कॉपर का ये मिक्सचर है, जिसके ज़रिए जो है तो कांसा तैयार किया जाता है, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खाता है। सी है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। और डी है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर, पहले हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। ए ऑप्शन है एक नंबर का, सी और डी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है बी और डी, और लास्ट है ए और बी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका सी और डी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर आपका यहाँ पर एक नंबर का रहेगा, सी और डी। क्योंकि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न सामान्य लगभग 100 किलोग्राम नहीं, बल्कि जो है तो उसका जो वज़न होता है 200 किलोग्राम होता है। और वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम नहीं बल्कि 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। तो यहाँ पर 100 और 200 में आपको जो है तो ये कंफ्यूज कर दिया है इसने, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लास्ट में ये सवाल का जवाब गलत हो चुका था उनके पास से। तो इस पे आपको बारीबीनी से ध्यान देना है, और इंशाल्लाह हम एक लेक्चर, एक जो है तो मैराथन क्लास लेंगे ईवीएस की, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट थियरी जो है तो बताई जाएंगी, यानी कि 6 थीमों पर 2005 के अकॉर्डिंग जो 6 थीम्स है, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे कैन डू, जो भी है तो उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है तो वो आप इंशाल्लाह हम मैराथन क्लास के अंदर पूरी कंप्लीट थियरी ईवीएस की लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। फर्स्ट है अगस्त से अक्टूबर, सेकेंड अप्रैल से जून, थर्ड है अक्टूबर से दिसंबर, और लास्ट है फरवरी से अप्रैल। तो दोस्तों जब भी ये सवाल आएगा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्योंकि मधुमक्खी ये जो है तो मधुमक्खी पालन का जो काम होता है वो बिहार के ज़िला मुजफ्फरपुर में जो है तो होता है, और थियरी के अंदर ये इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अक्टूबर से दिसंबर। 71 नंबर का सवाल है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। नंबर 1 है ध्वनि ऊर्जा, नंबर 2 है मांसपेशियों की ऊर्जा, नंबर 3 है प्रकाश ऊर्जा, और नंबर 4 है रसायन ऊर्जा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। नंबर 1 पोन्नी चावल, नंबर 2 बोम्बा चावल, नंबर 3 बोरा चावल, और नंबर 4 अर्बोरियो चावल। दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बोरा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, तो क्या प्राप्त होती है। नंबर 1 प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, नंबर 2 यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, नंबर 3 केवल प्रकाश ऊर्जा, और नंबर 4 ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केवल प्रकाश ऊर्जा हमको जो है तो इससे हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। फर्स्ट है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सेकंड है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं।
नंबर 3 है वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। और नंबर 4 है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है इस पहले कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पे जो तो सोचना है, समझना है इसको, तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। यानी कि जो गलत कथन है इसके अंदर से चारों में से वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा उसने गलत है कि गलत इसमें से कौन सा है, यानी कि 3 सही और एक गलत रहेगा। तो गलत जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा। तो वे अपने शिकार को चबाकर खाती, ये गलत है और यही आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते, ये गलत है, इसीलिए ये जवाब आपका सही रहेगा। और 2 नंबर का है कि जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, सही है। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते, ये भी सही है। और सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। यानी कि 3 सही है और ऊपर का एक गलत है और इस सवाल में पूछा ही गलत था, इसलिए आंसर भी वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमश स्थितियाँ है। यानी कि गुजरात जो है तो उस वहाँ यानी कि गुजरात से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश कौन सी दिशा में, ये सवाल पूछा गया है। तो इससे जो जितने भी रिलेटेड सवाल थे वो भी हम एक स्पेशल वीडियो के ज़रिए उस पर भी एक अच्छे से यानी कि लेक्चर बना के आप तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, सेकेंड है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, थर्ड है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम और लास्ट है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। दोस्तों राइट आंसर जो आपका रहेगा यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल गुजरात में खड़े हुए और वहाँ से आपको जो है तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अब गुजरात से उत्तर प्रदेश ये ऊपर की साइड में है, क्रॉस है थोड़ा। खैर हम इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उससे रिलेटेड एक लेक्चर ही बना देंगे, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है और वक्त कम है, वक्त इजाज़त नहीं देता है हमें। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। फर्स्ट है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। दूसरा है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध। तीसरा है परिवार घुमंतु परिवार और चौथा है परिवार के प्रकार एक एकल और संयुक्त। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल है हमारा अगला कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उसके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। फर्स्ट ऑप्शन है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। नंबर 2 बी है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3 विद्यार्थियों को यानी सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। और लास्ट है डी है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है ए, सी और डी, दूसरा विकल्प है बी, सी और डी, तीसरा है बी और सी और लास्ट है ए और बी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। नंबर 1 शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। नंबर 2 विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ
विकसित करना। नंबर 3, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। नंबर 4, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब रहेगा कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यानी कि हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग्स टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मतलब बाहर की जो जीवन है उससे कनेक्टेड करके जो है तो आपको पढ़ाना होता है यूएस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, यानी कि असर्शन और रीजनिंग वाले बहुत सारे सवाल इसने लास्ट टाइम में पूछे हुआ है और इस तरीके से पूछ रहा है। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है और इसका रीज़न है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। नंबर 1 ऑप्शन है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। नंबर 2, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नंबर 3 है ए गलत है परंतु आर सही है। और नंबर 4 है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 80 नंबर का सवाल है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश 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 पर जोर देना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक को मतलब कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए वो पूछा गया सवाल में कि प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। नंबर 2, प्रश्न पत्र की कुल अंक और सामग्री कवरेज। नंबर 3, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। नंबर 4, प्रश्न पत्र की सामग्री, एवरेज और उद्देश्य। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, यानी कि कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। लास्ट का 81 नंबर का सवाल है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। नंबर 1, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। नंबर 2, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। नंबर 3, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। नंबर 4, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। नंबर 1, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। नंबर 2, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। नंबर 3, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। नंबर 4, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संस्थानों के स्वामित्व में भेदभाव। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव।
ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का। आपको कक्षा तीसरी से 5वीं तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? नंबर 1, पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। नंबर 2, पाठ्यपुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। नंबर 3, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होनी चाहिए। नंबर 4, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। दोस्तों राइट आंसर आपका जो यहाँ पर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कि पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो ये आपका जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है यानी कि आदर्शन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। प्राथमिक स्तर पर जो है तो थीम है और ये जो है तो सही है और कारण है उसका कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी? नंबर 1, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और कॉल। नंबर 2, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नंबर 3, फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डर वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और नंबर 4, ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, फ़ोन कॉल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा नंबर 1, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि थीम यात्रा, देखो इस पेपर के अंदर थीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और असर्शन और रीजनिंग वाले भी सवाल ज़्यादा आए हैं। तो आपको इसको जो है तो अच्छे से देखना है और आपके कंसेप्ट खुद से क्लियर करना है। और जो हम मैराथन क्लास लेने वाले हैं इंशाल्लाह, तो उस पर भी आपको जो है तो अच्छे से जो है तो उसको देखना होगा और कंसेप्ट आपके खुद ब खुद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये जो सवाल है कि यदि थीम यात्रा, देखो ये भी सवाल थीम पर ही आए, तकरीबन 4 से 5 सवाल थीम पर हो गुजरे। 6 टाइप की थीम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देने वाले आपको। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम जो है तो भोजन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है किसान, सेकंड ऑप्शन है दुकानदार, थर्ड ऑप्शन है कृषि फार्म, लास्ट ऑप्शन है जंगल। तो दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कृषि फार्म। ये जो है तो भोजन से रिलेटेड रहेगा थीम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षण और त्रुटि, सेकेंड ऑप्शन है चेनिंग, थर्ड ऑप्शन है खोजपूर्ण प्रश्न और लास्ट ऑप्शन है कंडीशनिंग। दोस्तों राइट आंसर रहेगा खोजपूर्ण प्रश्न यानी कि ऑप्शन नंबर 3 प्रोबिंग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो सवाल है कि आप यूएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? नंबर 1, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। नंबर 2, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। नंबर 3, ग्लोब से
नक्शा पढ़ना। नंबर 4, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है सेकंड लास्ट वाला। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। अब ईवीएस के लिए रचनात्मक जो है तो आकलन क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज, पहला है ए है कि सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन और चौथा है सीखने के बारे में आकलन। सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 बी और सी, नंबर 2 ए और सी, नंबर 3 सी और डी और नंबर 4 ए और बी। तो दोस्तों ईवीएस के लिए रचनात्मक जो आकलन रहेगा वो रहेगा सीखने के लिए आकलन करना और अधिगम के रूप में आकलन करना। तो ए और सी राइट आंसर रहेगा, मतलब आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब आपका रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। लास्ट जो है तो आपका सवाल है यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, आदर्शन है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है और इसका जो कारण है, रीज़न है, वो क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। नंबर 1 ए सही है परंतु आर गलत है। नंबर 2 ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नंबर 3 ए गलत है परंतु आर सही है। और नंबर 4 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो लास्ट का जो सवाल है आपका असर्शन और रीजनिंग वाला, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो दोस्तों ये जो सवालात थे वो 20 अगस्त 2023 के सवालिया परिचय में से जो है तो हमने आप तक यानी कि प्रोवाइड करवाए हैं और इंशाल्लाह जो भी सवालात रहेंगे, हमने अभी जो तो 30 सवालात देखे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप बआसानी सीटेट जुलाई 2024 क्वालिफाइड हो सकें। और इंशाल्लाह हम रोज़ाना इसी तरीके से लेक्चर जो है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।